हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर एक बड़ा अच्छा टॉपिक करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। टॉपिक का नाम है इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू द गिवन कर्व। ये टॉपिक अक्सर बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन समझेंगे कि कैसे आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं। हमें क्या क्या प्रोसेस पे लगाने हैं, यहाँ पर क्या क्या आप लोगों के पास स्टेप्स होंगे, समझना जी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इतने दो काम कर दिया करें। देखिएगा, टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं। ज्यादा समय नहीं है अपने पास, तो आप लोगों के लिए करवा देते हैं। इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू द गिवन कर्व। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें अप्लाई होती हैं। आप लोगों के पास यहाँ पर लैग्रेंजेस वाला जो होता है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशंस, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद C1 और C2 आएंगे। उन C1 और C2 में एक रिलेशन फाइंड करेंगे और फिर हम फाइनल आंसर लिखते हैं। एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है। बहुत खास टॉपिक है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग अपना MSc मैथमेटिक्स कर रहे हैं, CSA या UGC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीटेक स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, या फिर BSc स्टूडेंट्स, सभी को ये टॉपिक हमेशा पूछा ही जाता है एग्जाम्स में। चलिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपके पास इक्वेशन है, फाइंड द इंटीग्रल सरफेस, फाइंड द इंटीग्रल सरफेस of the differential equation of the differential equation कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ना बड़ी अच्छी सी है, देखना जरा, शायद आप लोगों के पास ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड पी माइनस वाई, ये वाई है यार, एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ये इतना तो आप लोग सॉल्व कर ही लेते थे ना। साथ में कुछ कंडीशन जो दे देते हैं वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये तो हमें सिर्फ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। साथ में आपके पास कुछ कर्व भी गिवन होंगे, क्योंकि हमें उनके अकॉर्डिंग इंटीग्रल सरफेस निकालना है ना। तो कर्व आप लोगों के पास है विच कंटेन्स द लाइन, विच कंटेन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और एक है z इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप लोग एक बार, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर? चलिए, आप लोगों के पास जो गिवन इक्वेशन थी वो मैं एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ। आपके पास थी x वाई स्क्वायर प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड पी, और साथ में था माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। देखिएगा, सबसे पहले हम हमारी जो कोशिश रहेगी ना, हम वो C1 और C2 निकालने की यहाँ पर रहती है, हमेशा यहाँ पर C1 और C2 निकालने की रहती है। ठीक है, तो वही कोशिश कर, यार ये गायब हो ही जा रहा है। तो C1 और C2 निकालने की रहेगी। ठीक है, अब वो कैसे निकलेंगे? सबसे पहले अगर आप लोग लैग्रेंजेस वाला मेथड लगाते हैं, जिसमें आप लोगों के पास ये लिखा जाएगा, अगर कंपेयरिंग करना पता है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, dx अपॉन x वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू dy माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड। क्योंकि ये वाला जो सारा टर्म लिखे जाता है ना, p के आगे वाला, q के आगे वाला, वही हम इसको नीचे लिखते हैं उसके, डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। बात आती है बच्चों को अक्सर के यहाँ पर, सर हम ना सॉल्व नहीं कर पाते, कैसे कर सकते हैं? देखिए, वो वाली जो चीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से ही हो पाएगी। आपको कौन से दो वेरिएबल्स को उठाना है, dx dy dz, कैसे दो उठाने हैं, कैसे तीन उठाने हैं, कब प्लस ऑपरेशन लगना है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस है। अगर आप लोगों ने लैग्रेंजेस वाले टॉपिक में अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, फिर ही आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, यार dx है, dx ठीक है, dx है तो यहाँ पर एक x अकेला है, मैं ऐसा कर लेता हूँ 1/x dx। ठीक है, थोड़ा देखना, 1/x dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड आ गया। यार यहाँ पर ना y ऊपर कर ले। ठीक है, y ऊपर कर लेते हैं, जैसा यहाँ पर मैंने इसके लिए करा, 1/y dy, कुछ ऐसा करो। उसके बाद
ये जो मैंने 1/y कैरी करा ना, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, माइनस जेड यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखना जरा यार, ये z और ये z कट रहा है, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं यहाँ पर dz अपॉन z और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दूं, फिर देखिएगा, फिर देखना क्या बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया जी 1/x dx प्लस 1/y dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा। तो क्या मैं इसको माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्लियर ना? इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया। शायद अगर आप लोग देख नहीं पाएंगे तो मैं अगली स्लाइड पे मैं इधर ही कर दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ये चीज बची, 1/x dx प्लस 1/y dy इज इक्वल टू माइनस 1/z dz। मैंने क्या करा, ये जो यहाँ पर माइनस बचा था ना, ये वाला माइनस, ये मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। अब आप चाहे तो ये -1/z वाली टर्म इधर भी लेकर आ सकते हैं, तो जिससे ये अपने पास बन जाएगा 1/x प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इज इक्वल टू 0। और अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन करने पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x, 1/y का क्या आ जाएगा, log y, उसका क्या आ जाएगा, log z इज इक्वल टू 0 है, वहां पर हम log c लिख लेते हैं। और आप लोग जानते हैं log की प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, log x प्लस वाई प्लस log z जो लिखा गया है वो बन जाएगा आप लोगों का log x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू log c। log और log कट जाएंगे, तो आप लोगों के पास एक जो सोल्यूशन आ गया है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C1, इसको C1 कह देते हैं। एक सोल्यूशन आप लोगों के पास ये आ चुका है। क्लियर? बहुत इजी था। एक एक देखिए, एक बंदा ना एक एक तो सोल्यूशन निकाल लेते, बात आती है दूसरे सोल्यूशन के ऊपर कि दूसरे सोल्यूशन के लिए हम क्या ऑपरेशन ऐसा लगा दें। फिर से वही फंक्शन को जरूर देखा करें, जो यहाँ पर मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी थी ना, इसके ऊपर जरूर देखा करें हमेशा। यार कोई और तरीका हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा। अगर मैं एक और बार लिख लूँ पहले सोल्यूशन, एक और बार वो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ dx, यहाँ पे था x, वाई स्क्वायर प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई थिंक यहाँ पे z था, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, मैं अगर मल्टीप्लाई करवा दूं और एडिशन करवा दूं, देखना जरा, यानी कि मैं कुछ ऐसा ऑपरेटर लगा दूं x dx, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने x के साथ मल्टीप्लाई, dx के साथ x को मल्टीप्लाई कराया तो नीचे भी सेम चीज चलेगी। तो नीचे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि देखना यार, अगर x से dx लिख रहा हूँ तो यहाँ पर x एक और आएगा ना, x ये वाई स्क्वायर प्लस जेड इस तरीके से, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया। और इस एक्स स्क्वायर को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड और आ जाएगा जेड एक्स स्क्वायर। ऐसे ही काम आप लोग नेक्स्ट करेंगे, प्लस कर देते हैं वाई डी वाई, प्लस करेंगे वाई डी वाई तो ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड। क्लियर? और उसके लिए आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके साथ, क्योंकि देखिए जब आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे ना जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर, ये कुछ ऐसा लिखा गया, यहाँ पर अभी मैंने साइन लिखा नहीं है, ठीक है। मेरी कोशिश होनी चाहिए कट करने की। यहाँ पर आ रहा है प्लस का साइन, यहाँ पर फिर मुझे चाहिए माइनस का साइन, ठीक है ना। तो माइनस के साथ मैं इस डीजेड वाली को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसकी वजह से ये मेरे साइन बदल जाएंगे। और फायदा क्या हुआ देखना जरा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये सारी चीजें आप लोगों के पास कट गई। और मेन चीज जो रह गई है आप लोगों के पास, वो सिर्फ इतना रह गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड इज इक्वल टू 0। अगले पेज पे मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों के पास कैसे आएगा। तो ये है अपना एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड इज इक्वल टू 0। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने पे ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, वन का इंटीग्रेशन तो आप लोगों के पास z आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस जेड इज इक्वल टू C1 C2 कह लीजिए आप। और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो
और सिंप्लीफाई करके ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू 2c2, और 2c2 को एक ही आप नाम दे सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू c2। मैं सिर्फ c2 ही रह रहा हूँ क्योंकि यार वो कांस्टेंट ही है, तो बस क्लियर जी। तो आप लोगों के पास ये दो सॉल्यूशंस आ चुके हैं। एक सॉल्यूशन तो आपके पास बड़ा सीधा था, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू c1, और एक सॉल्यूशन आप लोगों के पास आया है वो। अब हम लोग लगाएंगे वो जो कंडीशंस गिवन थी, जो कर्व या जो लाइन गिवन थी, आई थिंक वो लाइन थी, क्या लाइन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, हाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1। बहुत ही इजी चीज है, बहुत ज्यादा इजी। यहाँ पर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। आई होप कि आप लोग पैरामीट्रिक से वाकिफ होंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। पैरामीट्रिक फॉर्म में हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं और उसी के टर्म में सारे के सारे रिलेशन कुछ लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, x इज इक्वल टू माइनस वाई लिख लेता हूँ, क्लियर, x इज इक्वल टू माइनस वाई। z तो वैसे ही मेरे पास कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स ही है ना, z की वैल्यू तो बिल्कुल एकदम फिक्स है कि यार z मेरा 1 ही होगा। आप एक काम करो, y का वैल्यू t पुट कर दो। जैसे ही आप y का वैल्यू t पुट करते हो, आप लोगों के पास x का वैल्यू माइनस टी आ गया, z तो अपना फिक्स ही था। तो ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई। जो गिवन कर्व थी हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1, ये उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। हमेशा कन्वर्ट करना ही करना है आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब उसके बाद आपको ये जो वैल्यूज को दिया गया है, इनको सब्सटीट्यूट करना है C2 और C1 वाले जो x y z है उनमें। देखते हैं क्या आता है सब्सटीट्यूट करके। अगर मैं पहले वाले C1 में पुट करूंगा तो ये आ जाएगा C1 इज इक्वल टू t इंटू माइनस टी इंटू 1, देयरफॉर C1 विल बी माई टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा C1 आ गया। ऐसा ही सेम काम जब हम C2 के लिए करेंगे तो C2 के लिए क्या आ जाएगा, C2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये 2t स्क्वायर आ गया माइनस 2। हाँ क्लियर जी, 2t स्क्वायर माइनस 2, वो x की जगह पे जब आप रखेंगे t स्क्वायर आ जाएगा, y की जगह पे जब आप रखेंगे t स्क्वायर आ जाएगा, दोनों टर्म्स ऐड हो गई तो 2t स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब यार यहाँ पर मेरा काम होता है एलिमिनेट करना उस t को, जो दोनों के दोनों C1 और C2 में आ रहा है, उन्हें एलिमिनेट करना, यही मेरा मेन मोटिव होता है यहाँ पे। तो यार क्या ऐसा नहीं कर सकता, टी को एलिमिनेट करना है तो C1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, C1 और C2 में कुछ रिलेशन ही फाइंड कर लेते हैं। देखना कैसे, अगर मैं ये कह सकता हूँ माइनस C1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बिल्कुल भाई आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर मैं ये वाला वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरे पास एक रिलेशन फॉर्म हो गया। ये देखिएगा, ये C2 इज इक्वल टू माइनस 2C1 माइनस 2, क्लियर जी। ये अपने पास मेन रिलेशन आ गया। और आप यहाँ पे -2C1 भी कर सकते हैं, -2C1 प्लस C2 इज इक्वल टू -2, तो ये अपने पास मेन आ गया जी। बस जब आप t को एलिमिनेट कर दें और C1 और C2 में कुछ रिलेशन डिराइव कर लेते हैं, तभी हम अपना फाइनल आंसर बहुत इजीली लिख सकते हैं। आंसर लिखा कैसे जाता है भाई, C1 का जो वैल्यू था उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, C2 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख के बताता हूँ, आप लोगों का इक्वेशन आया 2C1 प्लस C2 इज इक्वल टू -2। इसमें C1 का वैल्यू था x इंटू वाई इंटू जेड, और C2 का वैल्यू आप लोगों के पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z ना, माइनस 2z। बस हमें ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है, 2xyz प्लस C2 है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू -2। सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो, बस सिंप्लीफिकेशन की मुझे लगता है जरूरत है नहीं। हाँ, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है नहीं। 2xyz प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये अपना फाइनल आंसर यहाँ पर माना जाएगा। तो ये था आप लोगों के पास इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू द गिवन कर्व। होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, क्लियर। देखना आप लोगों के पास क्वेश्चन यू है, सर्कल का इक्वेशन दे देता हूँ। इक्वेशन है फाइंड द जनरल इंटीग्रल ऑफ, फाइंड जनरल इंटीग्रल ऑफ जनरल इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन आप लोगों के पास है x माइनस वाई पी प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड क्यू इज इक्वल टू जेड, और पर्टिकुलर सोल्यूशन जो आपने निकालना है पासिंग थ्रू द एंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन
and particular solution passing through the circle z is equal to 1 and x square plus y square is equal to 1। ये है तो काम सेम वैसे ही चलेगा। सबसे पहले C1 और C2 निकालने की कोशिश यूजिंग द लैग्रेंजेस मेथड करते हैं जी हम लोग फाइंड। यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन की बात करें लैग्रेंजेस मेथड लगाना चाहते हो तो लिखा कैसे जाएगा, dx अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू dy अपॉन y माइनस x माइनस z इज इक्वल टू dz अपॉन z। तो आई थिंक क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि यार अगर मैं ये चीज यहाँ पे x आएगा, यहाँ पर अगर मैं ये चीज लगा दूं तो मेरा बहुत सारी चीजें कट हो रही हैं, ठीक है ना। तो यार पहला तो ऐसा ही निकल जाएगा, मैं कह तो रहा हूँ पहला हमेशा आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, जरूरत पड़ती है दूसरे के ऊपर दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस जिसकी है उसका तो हो जाएगा। तो यहाँ पर dx अपॉन x माइनस वाई प्लस dy प्लस dz ये चीज कर देते हैं फाइंड। यहाँ जगह y माइनस एक्स माइनस जेड प्लस जेड, जेड जेड कट गया, एक्स एक्स कट गया, वाई वाई कट गया, इस तरीके से। तो ये आप लोगों को मिल गया dx प्लस dy प्लस dz अपॉन जीरो। अपॉन जीरो का मतलब ये नहीं है कि भाई खत्म जीरो, हम नॉर्मली इसको रखते हैं यानी कि dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से नॉर्मली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन मिलेगा, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, मैं चलो लिख भी देता हूँ, dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू जीरो है। इंटीग्रेशन जब आप लोग इसका करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सम c1, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c1। तो ये तो आप लोगों ने एक सोल्यूशन इसका फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट सोल्यूशन भी फाइंड करते हैं। फिर से इक्वेशन लिखना, इक्वेशन लिखने के साथ ही आपका दिमाग काम करेगा वरना नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो मैं एक और बार इसका इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन था dx अपॉन dx अपॉन क्या था, x माइनस वाई dy अपॉन y माइनस x माइनस z इज इक्वल टू dz अपॉन z। हाँ जी। तो जब आप लोगों ने इसका थर्ड सोल्यूशन फाइंड करना है यार, थर्ड सोल्यूशन में कुछ ऐसा फाइंड कर देते हैं कि कुछ चीजें कट हो जाए, कुछ चीजें बच जाए, या फिर कुछ मतलब कुछ भी। देखना जरा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, dx माइनस कर देते हैं dy। पता क्यों? वो कटना स्टार्ट हो जाएगा, dx माइनस dy और प्लस कर देते हैं dz और इज इक्वल टू में भी रख देते हैं एक dz। देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा dx माइनस dy प्लस dz। dx का वैल्यू था मेरे पास x माइनस वाई, dy का वैल्यू है माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। dy के जो नीचे लिखे गए उनके सभी के साइन चेंज होने ही है। माइनस वाई प्लस एक्स प्लस जेड, dz का क्या है, dz का तो सिंपल z है ना, तो ये आ गया कुछ यू करके। कुछ कटता है क्या? ओके देख लेते हैं भाई, कुछ कटना तो चाहिए, अगर नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, मुझे लग नहीं रहा कट रहा। हाँ यार कुछ भी नहीं कट रहा। चलो आगे देखते हैं क्या हो सकता है। dx माइनस dy प्लस dz अपॉन ये x और ये x आ गया 2x, ये आ गया माइनस का 2y और ये आ गया प्लस का 2z इज इक्वल टू dz अपॉन z। सही है। अगर मैं यहाँ से टू को कॉमन निकाल दूं, dx माइनस dy प्लस dz, टू को कॉमन निकाला यार, ये तो ऊपर वाला ही लिखा आ गया ना बिल्कुल सेम। और आप लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। मैं अगले पेज पे आता हूँ इसके बाद। आप लोग इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्योंकि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको 1 अपॉन एक्स ही कंसीडर किया जाता है हमेशा हमेशा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये टू को, ये जो टू आया ना, ये टू इसको आप dz के पास भेज देना, तो ये लिखा जाएगा dx माइनस dy प्लस dz x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 2 dz बाय z। तो जैसा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आप लोगों के पास होता है log x, अगर आपके पास यहाँ पर सेम टू सेम फॉर्मेट दिख जाए dx अपॉन x माइनस dy अपॉन माइनस y dA, तो इसका भी इंटीग्रेशन सेम ऐसे ही आ जाएगा, log ऑफ x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ z। ये ठीक है, log है z का। यार log काटना चाहता हूँ मैं, तो ये इधर भेजना पड़ेगा मुझे ना, पहले पावर आगे जाएगी z के ऊपर जाएगी तभी log काट पाऊंगा, वरना मैं नहीं काट पाऊंगा। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू log z का स्क्वायर। अब log और ये log काट देंगे आप, तो ये अपने पास रिलेशन आ गया x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और एक कांस्टेंट भी लगा लीजिएगा आप लोग साथ में,
प्लस यहाँ पे ही लगा लेते हैं हम लोग log C2 लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा log में है तो log C2 लगा लिया हमने, log C2 प्लस log C2। अगर log C2 है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हाँ कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास C2 का वैल्यू क्या आ गया, x माइनस वाई प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। अब आगे की कहानी थोड़ी नहीं है, क्योंकि वही मेन है इंटीग्रल सरफेस फाइंड करने के लिए। क्लियर? इंटीग्रल सरफेस, फिर से मैं पहली इक्वेशन लिखता हूँ यार। पहली इक्वेशन क्या आई थी अपनी? पहली इक्वेशन आई थी ये रही, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू C1। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू C1। और जो दूसरी इक्वेशन आई हुई है वो है अपने पास x माइनस वाई प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। साथ में जो अपने पास कर्व गिवन थी वो थी z इज इक्वल टू 1 और ये था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कभी भी आप लोगों के पास सर्कल आ जाए ना, सर्कल, सर्कल के केस में हमेशा जो पैरामीट्रिक फॉर्म रहती है सर्कल की, पैरामीट्रिक फॉर्म जैसा आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते थे ना, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, और आपने डबल ट्रिपल इंटीग्रल में भी पढ़ा होगा, वैसा ही सेम चीज मैं कहूंगा कि सर्कल के लिए हमेशा हमारा x r cos थीटा ही रहता है पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए। यहाँ पर r का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू आप cos t पुट कर दें, y का वैल्यू आप sin t पुट कर सकते हैं, थीटा भी कर सकते हैं, t भी कर सकते हैं, हमें तो अलग एक वेरिएबल चाहिए ना। ऐसा करने पे देखते हैं अभी पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, और z का वैल्यू 1 तो है ही है, ये सारी की सारी ये वाली वैल्यूज जो ना C1 और C2 में पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा cos t प्लस sin t प्लस 1 इज इक्वल टू C1, और जो दूसरे वाला है वो आ जाएगा एंड ओके cos t, हाँ cos t माइनस sin t प्लस 1 अपॉन C2, ये आ जाएगा। अब देखने में ये दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी डिट्टो मैच कर रही हैं, लेकिन कभी भी ऐसी लिखी आ जाए ना, इसको सॉल्व करने का एक बड़ा अच्छा मेथड है। आप लोग ये C1 और C2 एक तरफ कर दीजिएगा, ठीक है, मैं करके बताता हूँ। 1 को भी एक तरफ कर देना, ठीक है, 1 को भी एक तरफ कर देना। तो ये लिखा जाएगा cos t प्लस sin t इज इक्वल टू C1 माइनस 1, ये ठीक है, ये cos t प्लस sin t C1 माइनस 1 एंड cos t minus sin t, cos t minus sin t is equal to C2 minus C1। अब आप लोगों के मन में शायद ये आएगा कि सर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं जिससे sin t और sin t कट जाएगा, 2 cos t आ जाएगा। मैं फिर बता दूं, हमारा मोटिव यहाँ पर ये रहता है कि t जो है वो एलिमिनेट हो जाए, t बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। C1 और C2 अगर है उसके अंदर t कभी नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर एक हम काम कर सकते हैं, स्क्वायर कर देते हैं पहली इक्वेशन को भी दूसरी इक्वेशन को भी और फिर ऐड कर देते हैं, ठीक है। समझना, अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो मेरी पहला नंबर है ये मेरा दूसरा नंबर है, पहले मैं इसका स्क्वायर फाइंड कर देता हूँ, पहले स्क्वायर फाइंड कर देते हैं, स्क्वायरिंग 1 and 2 देन एडिंग। पहले स्क्वायर फाइंड करना है और फिर ऐड करेंगे जी। अगर मैं इसका होल स्क्वायर फाइंड करूंगा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t प्लस 2 cos t sin t। हमेशा ऐसी चीजों पे होल स्क्वायर ही फाइंड होता है, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये चीज ऐसा ही लिखी जाएगी हमेशा। क्लियर? तो यहाँ आ जाएगा C1 माइनस 1 का होल स्क्वायर ये, और अगला जो सेकंड वाली है वो आ जाएगी cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t माइनस 2 cos t sin t इज इक्वल टू C2 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब जब आप इनको ऐड करेंगे ना, देखिएगा ये चीज तो कट हो जाएगी, ये कट हो गया, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, ये तो मेरे पास 2 लिखा आ गया भाई। ये अपने पास ये क्वांटिटी 1 हो गई, ये अपने पास क्वांटिटी 1 हो गई, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू C1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस C2 माइनस C1 अकेला 1 होल स्क्वायर, दैट्स इट। बस यही चाहिए था अपने को भाई, C1 और C2 में रिलेशन चाहिए था बिना t के, आ चुका है। अब लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ C1 और C2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, जिससे आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू C1 का वैल्यू आई थिंक क्या था भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा C2 का वैल्यू क्या था, x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड अपॉन जेड होल जेड स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो दैट्स बस बस यहीं पर आप लोग अपना आंसर छोड़ सकते हैं, यही आप लोगों का मेन आंसर माना जाएगा।
तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ऐसे हम लोग इंटीग्रल सरफेस फाइंड करते हैं। क्लियर जी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोग जरूर चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक में। धन्यवाद।